हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? तो ये बेसिकली एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं, ये टर्म्स हैं, ये रूल्स हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट में सेटअप किए जाते हैं ताकि मैनेजमेंट की जो फंक्शनैलिटी है वो सही तरीके से चल सके, ताकि मैनेजमेंट फॉलो करते हुए जो सिस्टम है वो सही सिस्टम चल सके, लोग सही सिस्टम को फॉलो कर सकें एंड उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन कर सकें। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड लीड देयर टीम्स इफेक्टिवली। अब जैसे कि हमने देखा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहां पर हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो वो अपनी टीम को बताते हैं एंड उसी के हिसाब से उनकी टीम्स काम करती हैं, जिसके थ्रू वो अपनी टीम्स को लीड करते हैं एंड बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स को वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ साथ मेंटेन करते हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड लॉज बट फ्लेक्सिबल रूल्स that help in the smooth functioning of an organization। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये लॉज नहीं होते हैं, लॉज की तरह रिजिड और मैंडेटरी नहीं होते, कंपलसरी नहीं होते हैं, बल्कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं जो सिचुएशंस के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर के हिसाब से टाइमली चेंज किए जा सकते हैं। बट इनका इंटेंशन यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो भी गोल्स हैं उसे टाइमली अचीव किया जाए। फिर आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट्स दैट गाइड द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजर्स। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो वो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क है जो गाइड करता है मैनेजर्स को उनके एक्शंस के लिए एंड उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, ताकि वो बेहतर एक्शंस मेंटेन कर सकें एंड सही डिसीजन सही जगह पर ले सके। दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा, बनाया एंड उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कई ऑब्जर्वेशंस के बाद, कई ज्यादा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बाद फ्रेम किए जाते हैं ताकि कम से कम एरर हो सके एंड मैक्सिमम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज पीपल एंड वर्क एफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही प्रिंसिपल्स, यही सेट ऑफ फ्रेमवर्क हेल्प करता है आपको मैनेज करने में, अपने लोगों को, अपने काम को एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने के लिए। फिर आता है हमारे पास नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला नेचर है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो बताता है दिस प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस, लार्ज और स्मॉल। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो फ्रेमवर्क है, ये हर टाइप के बिजनेसेस को अप्लाई करता है, ना सिर्फ बिजनेसेस को, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज को भी अप्लाई करता है, भले वो छोटे हों या वो बड़े हों। एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इज यूज्ड इन अ स्कूल, टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड अ फैक्ट्री वर्कर्स फॉर डिफरेंट टास्क। जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स का काम क्या है? सिखाना। तो हर एक पर्टिकुलर स्कूल में जहां टीचर्स होंगे एंड उनका जो भी एक्सपर्टाइज होगा, जिस भी सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइज होगा, वो उस सब्जेक्ट को उस स्कूल में जाकर सिखाएंगे। जैसे इंग्लिश के टीचर हैं तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट को ही जाकर बच्चों के सामने लेक्चर लेंगे। अगर इंग्लिश के फैकल्टी हैं एंड मैं उन्हें कहता हूं कि आप जाकर हिस्ट्री सिखाइए या साइंस सिखाइए, तो उनके पास वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं हो सकती जो शायद एक इंग्लिश एक्सपर्टाइज टीचर के पास हो। उसी तरीके से जो वर्कर्स होते हैं हमारे, एंड वर्कर्स जो काम करते हैं वो बेसिकली फॉलो करते हैं। ओके, वर्कर्स भी अपने डिफरेंट टास्क जिस भी डिपार्टमेंट में वो हैं, वो वहां पर चीजों को फॉलो करते हैं। अगर प्रोडक्शन का वर्कर है तो वो फाइनेंस में जाकर काम नहीं कर सकता या मार्केटिंग में जाकर काम नहीं कर सकता, वो अपने डिपार्टमेंट में ही काम करेगा। फिर आती है जनरल गाइडलाइंस। दे प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस नॉट रिजिड रूल्स। तो वो गाइडलाइंस देते हैं, वो एक फ्रेमवर्क देते हैं, वो एक तरीका बताते हैं कि ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं, इस मेथड को आप यूज करते हैं, तो उसके जरिए आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल, अ मैनेजर कैन अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन डिपेंडिंग ऑन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोग काम कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा इनडिसिप्लिन है, तो मैनेजर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं ताकि वो लोगों के बिहेवियर को चेंज करें और उन्हें डिसिप्लिन में लेकर आए। लेकिन जहां पर काम सही तरीके से चल रहा है, लोग अपनी ड्यूटीज समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहे हैं, सही समय पर आ रहे हैं, सही समय पर सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें ये सारी चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर आता है हमारे पास फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं? तो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए फॉर्म होते हैं, ये प्रैक्टिसेस के जरिए फॉर्म होते हैं, जहां पर लोग बार बार इन चीजों को, इन एक्टिविटीज को, इन
पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं एंड रिजल्ट्स गेन करते हैं, उसी के जरिए ये प्रिंसिपल्स को बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फ्यूल डेवलप्ड हिज प्रिंसिपल आफ्टर ईयर्स ऑफ मैनेजिंग अ माइनिंग कंपनी। तो प्रोफेसर हेनरी फ्यूल हम जानते हैं, उन्होंने कई प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। कब डेवलप किया? तो उनके एक्सपीरियंसेस से डेवलप किया, जब वो माइनिंग कंपनी में काम करते थे। तो वहां पर उन्होंने देखा, समझा, जाना एंड उस चीज को एनालाइज किया कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिसके थ्रू बिजनेसेस एंड नॉन बिजनेसेस दोनों को बेनिफिट हो सकता है अपने एक्टिविटीज में। फिर आता है फ्लेक्सिबल, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नीड। अब जैसे कि हमने बताया कि ये प्रिंसिपल्स कोई लॉज नहीं है, कोई कानून नहीं है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जहां पर इनकी नीड है, जहां पर ऐसा सिचुएशन है कि यहां पर चेंजेस की जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरी करने के लिए इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स में हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। एग्जांपल, यूनिटी ऑफ कमांड मे बी रिलैक्स इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉइज रिपोर्ट टू मल्टीपल मैनेजर्स। जहां पर एम्प्लॉइज मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, जाकर बता रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड एक ही मैनेजर का हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग जब मल्टीपल मैनेजर्स को दी जा रही है तो कमांड भी मल्टीपल मैनेजर से ही लिया जाएगा। मेनली behavioral, they are related to human behavior and aim at improving the relationships between people at work। तो ये जो principles हैं ये basically workforce और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं बनाए गए हैं, ये बेसिकली पीपल ओरिएंटेड बनाए गए हैं ताकि लोगों को आसानी हो सके, लोग उस ट्रैक को फॉलो कर सके, उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर सके एंड गोल्स को अचीव करने में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सहूलियत हो सके। तो यहाँ पर एग्जांपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बताती है हमारे, इक्वालिटी क्या बताती है हमें, तो वो हमें शोकेस करती है कि जहां पर भी लोग काम कर रहे हैं तो हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, नो मैटर वो किस कास्ट, रिलीजन, रेस, क्रेड या सेक्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कम्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जब हम काम करते हैं तो ऑब्वियस सी चीजें है कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे एफर्ट्स उस पर्टिकुलर गोल के लिए या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे हैं। तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पर कुछ रिलेशनशिप बन भी सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स खराब भी हो सकती हैं। They establish a link between actions and their expectations of results. Okay? Example, following the principle of order results in efficiency and reduce confusion. जब principle of order सही तरीके से फॉलो किया जाएगा तो कंफ्यूजन के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। जहां पर सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ फ्रेमवर्क डिफाइंड होता है, सही तरीके से मेंशन्ड होता है, बताया गया होता है, वहां पर एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों नीडेड है हमारे बिजनेसेस में या नॉन बिजनेसेस एक्टिविटीज में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट आता है, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। ये क्या करती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करती है और यही इंफॉर्मेशन मैनेजर्स यूज करते हैं आगे अपने एक्टिविटीज में। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद मैनेजरियल सिचुएशंस सिस्टमैटिकली। जो भी सिचुएशंस आती है वहां पर मैनेजर्स सही तरीके से एंड प्रॉपर एक मेथड के थ्रू उससे डील करते हैं एंड उससे इफेक्टिवनेस अपनी मेंटेन करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर क्या किया जाता है कि मिनिमम वेस्टेजेस किए जाते हैं, मैक्सिमम आउटकम जनरेट करने का प्रोसेस बनाया जाता है। जहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रॉ मटेरियल्स को मैक्सिमम तरीके से यूज किया जाता है एंड कम से कम उसमें वेस्टेज हो या कम से कम उसमें डिलेज हो, ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजर्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, नॉट पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब मैनेजर्स जो हैं वो इन सेट थियरी, स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजीज हर चीज से वाकिफ होते हैं, तो वो जो अपने डिसीजंस बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेड बनाते हैं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर नहीं बनाते हैं। वो सेट प्रोसेस ही फॉलो करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेट प्रोसेस फॉलो करने पर हम एंड रिजल्ट्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब एनवायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो मैनेजर्स को हेल्प करती है अडॉप्ट करने में चेंजिंग बिजनेस सिनेरियोस को, वो वहां पर कंट्रीब्यूट करती है। जैसे मैनेजर्स को भी ये स्ट्रेटेजीज, ये तरीके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू सीखने पड़ते हैं, जानने पड़ते हैं कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम में ये क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा हमारे बिजनेसेस में, एंड इसी के थ्रू वो अच्छा काम कर सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स गाइड एथिकल बिहेवियर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही प्रिंसिपल्स, यही फ्रेमवर्क क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं एक एथिकल बिहेवियर एंड एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसमें, एम्प्लॉयज में भी और एम्प्लॉयर्स में भी, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वी आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, इन द सोसाइटी।
ओके तो ये सारी चीजों को वो ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग फ्यूचर मैनेजर्स। तो ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस रेडी करता है ताकि फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स या अपकमिंग स्टूडेंट्स इन चीजों को जान सके, समझ सके, इन चीजों को याद कर सके एंड इन चीजों को अपने लाइफ में, अपने मैनेजरियल वर्क में इंक्लूड करके इस पर काम कर सके। फिर आता है हमारे पास हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर हेनरी फ्यूल, अ फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर, प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। हियर्स अ समरी विद एग्जांपल्स। तो यहां पर समरी दी गई है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स आपके जहन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 14 प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करना ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर पहला प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो है डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तो जो पर्सन जिस काम का स्पेशलाइज्ड है, नॉलेज रखता है, तो बेसिकली अगर वो काम करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कम से कम वेस्टेजेस होंगे, मैक्सिमम क्या कर पाएंगे हम, आउटकम जनरेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल, इन अ रेस्टोरेंट शेफ, कुक, वेटर सर्व एंड कैशियर हैंडल पेमेंट्स। तो जैसे शेफ का काम होता है खाना बनाना, वेटर का काम होता है खाने को सर्व करना एंड कैशियर का काम होता है कि वो फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। ओके अगर यही काम हम सब आपस में चेंज कर दें तो वो पर्टिकुलरली सरवाइव कर पाएगा क्या वो बिजनेस मार्केट में? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर शेफ जाकर पैसे इकट्ठा करेंगे या काउंटर में रखेंगे, वेटर जाकर खाने बनाएगा एंड कैशियर आकर खाना सर्व करेगा, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि उन्हें इस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस चीज के एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जहां पर जिसकी एक्सपर्टाइज नहीं है अगर वो काम करता है तो वो काम खराब हो सकता है। फिर आता है हमारे पास सेकंड principle which is authority and responsibility. Managers must have the authority to give orders and the responsibility to get work done. तो मैनेजर्स का काम होता है कि भाई उनके पास वो अथॉरिटी होती है, वो पावर होती है कि वो लोगों को काम दे सकें, बांट सकें उनके एक्सपर्टाइज, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, उनके प्रैक्टिस के हिसाब से, ताकि वो काम सही तरीके से सही समय पर कर सके। अब ये मैनेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखना, एंड ये लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उन्हें काम दिया गया है वो काम वो सही समय पर खत्म करते हैं। एग्जाम्पल, अ टीम लीडर शुड बी गिवन द पावर टू असाइन टास्क एंड इज अकाउंटेबल फॉर टीम परफॉर्मेंस। तो एक टीम लीडर का काम क्या है कि अपने टीम को साथ रखना एंड उन्हें काम असाइन करना, एंड वो खुद अकाउंटेबल है कि जो असाइन काम है वो उनकी टीम फॉलो कर रही है या नहीं, या कंप्लीट कर रही है या नहीं, इस चीज को चेक करते रहना। तीसरा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट आर एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब जब हम कोई भी काम करते हैं तो उससे डिसिप्लिन वे से करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिसिप्लिन वे से करने से हम हम्बल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है एंड इसके साथ वो काम भी बेहतर होते जाता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज फॉलोइंग ऑफिस टाइमिंग्स एंड रूल्स। तो एम्प्लॉइज का ये काम है कि जो उनके ऑफिस टाइमिंग्स हैं उसको वो सही तरीके से फॉलो करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, ताकि उनका काम सही तरह से सही वक्त पर खत्म हो सके। यूनिटी ऑफ कमांड, चौथा प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली। अब एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर एक पर्सन को एक काम दे रहा है, दूसरे पर्सन को दूसरा काम दे रहा है। उसी डिपार्टमेंट में अगर दो सुपरवाइजर आ जाएं एंड वो एक पर्सन को ही दो काम दे दें तो वो काम सही तरीके से हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक समय पर एक आदमी एक ही काम सही तरीके से कर सकता है, एंड जब वो एक काम को कंप्लीट कर ले एंड उसके बाद भले उससे दूसरा काम मिले तो वो दोनों काम को सही तरीके से परफेक्शन के साथ कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट कम्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। तो जो भी डायरेक्शंस हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंटल मैनेजर ही उसके लिए गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एंड उसको फॉलो अप कराने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज शुड बी अंडर वन हेड विद अ कॉमन प्लान। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज कौन गाइड करेगा? बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर करेंगे एंड वही मार्केटिंग मैनेजर उन्हें गाइड करेंगे कि उस एक्टिविटी को कैसे करना है, उसका प्लान क्या है एंड उसके लिए आगे क्या एफर्ट्स उन एम्प्लॉइज को लेने हैं। Sixth one is subordination of individual interest to general interest. Organizational interest is above personal interest. अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 5, 10, 50, 100 लोग काम कर रहे हैं। अब हर पर्सन का काम करने का जो एक इंटेंशन है वो अलग होता है, ठीक है, मोटिव अलग होता है। सैलरी अर्न करना, किसी को स्पेंड करना है, किसी को सेव करना है, किसी को इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये सारे पर्सनल इंटरेस्ट को
ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करता है कि जब तक आप इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करोगे आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाओगे। इसलिए वो ऐसे एफर्ट्स लेते हैं ताकि लोग एफर्ट्स लें एंड उनके टारगेट्स को कंप्लीट कर सके। जब ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तभी लोगों के पर्सनल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय शुड नॉट डिले अ प्रोजेक्ट टू परस्यू अ पर्सनल टास्क। तो एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले उसके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की होती है रादर देन उसके पर्सनल वर्क की। पहले वो अपना कंपनी वर्क फिनिश करेगा, इंस्टीट्यूशनल वर्क फिनिश करेगा एंड उसके बाद वो अपना पर्सनल वर्क परस्यू कर सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कोई भी हार्म ना हो। 7th इज रेम्यूनरेशन, फेयर पे फॉर सर्विसेज। फेयर तरीके से पे करना सर्विसेज के लिए। आप जिन भी लोगों से जैसी भी सर्विसेज ले रहे हैं, वेदर दे मे बी स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स, तो उन्हें उनके फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर सैलरी या वेजेस टाइमली देने चाहिए। एग्जाम्पल, सैलरी शुड मैच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अब एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है एंड मार्केट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या पे स्केल चल रहा है, उस चीज को मैच करके ही आपको अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को पे करना चाहिए। Next is centralization and decentralization, balance between decision making power at top and lower levels. Example, decisions on policies by top managers, routine decisions by middle managers. तो इसमें यही बताया गया है कि भाई जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, प्रिंसिपल वर्क फ्रेमवर्क बनाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है उसे इंप्लीमेंट करना एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है उसे फॉलो करना। तो बेसिकली जो फॉलो कर रहे हैं वो जब फॉलो करेंगे एंड उन्हें कोई तकलीफें, दिक्कतें आ रही हैं तो वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को कन्वे करेंगे एंड ये मिडिल लेवल मैनेजर्स भी उसे कोशिश करेंगे कि वो उसे सॉर्ट आउट कर पाए, सही कर पाए, चेंजेस ला पाए, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसमें ऐसे एडजस्टमेंट्स कर सके जिससे दिक्कतें कम हो। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रीच करेंगे एंड उन्हें ये सारा का सारा रिव्यू देंगे। नेक्स्ट कम्स स्केलर चेन, अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है वो बेसिकली कैसे होती है, टॉप टू बॉटम होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो ये अपनी अथॉरिटीज के थ्रू कुछ अथॉरिटीज पास ऑन करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, एंड यही मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कुछ हिस्सा आगे चलकर लोअर लेवल मैनेजमेंट में ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल, an employee should communicate through the proper chain of command unless using gangplank for direct communication। तो एक एम्प्लॉय जो एक लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा है, अगर उसे कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है सिस्टम से, प्रिंसिपल से या पर्सनल बेसिस पर भी, तो उसे एक चेन फॉलो करना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने डिपार्टमेंटल हेड के पास जाना चाहिए। अगर डिपार्टमेंटल हेड्स भी उस इशू या उस कंसर्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब वो डिपार्टमेंटल हेड्स उसे आगे लेकर जाएंगे टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके थ्रू वो चेंजेस ला सकते हैं या उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। 10th इज ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी इन द राइट प्लेस एंड पर्सन इन द राइट जॉब। यहां पर क्या बताया गया है कि राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अगर मार्केटिंग का पर्सन है तो वो मार्केटिंग जॉब्स के लिए ही एलिजिबल होता है। उस मार्केटिंग पर्सन को अगर मैं फाइनेंस का जॉब देता हूं तो वो वहां पर कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बेहतर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस उस फील्ड का नहीं है। एग्जाम्पल, टूल्स इन अ वर्कशॉप शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर इजी एक्सेस। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि जब वर्कर्स काम करते हैं तो वो वर्कर्स का ही काम है कि वो अपने टूल्स को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखें ताकि सही समय पर वो अपने टूल्स को सही जगह से या उठाकर यूज कर सकें और वापस उसे वहीं रख सकें। अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, सारी चीजें बिखरी हुई होंगी, तो उन्हें काम करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है एंड उस काम में वक्त भी ज्यादा लग सकता है। नेक्स्ट इज इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस टू ऑल एम्प्लॉइज। अब यहां पर भी यही बताया गया है कि हर एक एम्प्लॉय का ये हक है कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, उसे इक्वली ट्रीट किया जाए, उसे इक्विटी मेंटेन किया जाए हर एक एम्प्लॉय के साथ जो भी उसके साथ उस लेवल पर काम कर रहे हैं। फेयर ट्रीटमेंट हो, फेयर रेम्यूनरेशंस हो, फेयर एनवायरनमेंट दिया जाए, फेयर ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो शेयर कर सके, उसे फीडबैक देना है तो वो बता सके, उसे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेने हैं, इनिशिएट करना है तो वो उस चीज के लिए कर सके। एग्जाम्पल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट। प्रॉपर मेरिट के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलना ताकि वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो सके। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जॉब सिक्योरिटी एंड लो टर्नओवर इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट एम्प्लॉइज टर्नओवर इन अ कंपनी लीड्स टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर हमको देखना है कि भाई जब भी लोग काम कर रहे हैं तो लोगों का एक ही इंटेंशन होता है कि उनकी नौकरी पक्की हो, उनका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो। जब काम होगा तो कंपनीज
ऑब्वियस सी चीज है कि उन्हें काम देंगी एंड उन्हें प्रॉपर तरीके से रेगुलर तरीके से काम पर रखेंगी। जब काम प्रॉपर चलते रहेगा, प्रोडक्शंस चलते रहेंगे, सेल्स होते रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की स्टेबिलिटी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन मेंटेन होगी। नेक्स्ट कम्स इनिशिएटिव। एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव। अब ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी काम आ रहा है वहां पर लोग खुद हिस्सेदारी ले रहे हो, या वो लोग खुद आगे आकर काम कर रहे हो और लोग खुद आकर ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, इससे उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज ही इनिशिएटिव टेकर्स हैं नई नई चीजों को सीखने में और उस चीज को आगे लेकर चलने के लिए। एग्जाम्पल सजेशन स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयज आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि उनके सजेशंस मैनेजमेंट ले एंड मैनेजमेंट समझे कि भाई ये नए आइडियाज मार्केट में इमर्ज कर रहे हैं, हम इस पर आगे काम कर सकते हैं या नहीं, उसको वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करे। नेक्स्ट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमॉन्ग एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूनिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, आप टीम्स में काम करते हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं। एंड आप जब लोगों के साथ काम करते हैं, सब पर्टिकुलरली एफर्ट्स लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो जब आपके गोल्स अचीव हो जाते हैं तो ये एक टीम वर्क होता है। तो यहाँ पर जब हम यूनाइटेड होते हैं तो हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रेगुलर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज फोस्टर कोऑपरेशन। तो जब टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होते रहेंगी, टीम की मीटिंग्स होते रहेंगी, लोग एक दूसरे को जानते रहेंगे, लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करते रहेंगे, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट उस टीम और ग्रुप का होते रहेगा। Conclusion, the principles of management are essential tools that help managers handle tasks effectively, lead team efficiently, and achieve organizational goals. Whether it's Field's principle or general guidelines, they are vital for building a strong and ethical management system in any organization. तो इसका मतलब यही है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो गाइडलाइंस है, जो जनरल गाइडलाइंस है, जो फ्रेमवर्क है, अगर वो सही तरीके से फ्रेम किया जाता है एंड वो यूटिलाइज किया जाता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के सिस्टम में, तो वहां पर सारे के सारे गोल्स, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में, एक्सपांड करने में और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेल्प कर सकता है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है। हम और कई ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जहां पर आपके क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज एंड बाकी सारे ऑब्जेक्टिफाइड क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे एंड आपके लिए ये लर्निंग जर्नी और ज़्यादा ईजी करेंगे, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आप कि अगर कोई भी कंसर्न्स एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप हम तक रीच कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम आपके कंसर्न्स एंड क्वेरीज को आकर सॉल्व करें, एंड इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हम तक रीच करें। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है आप हम तक रीच करें, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे फुलफिल कर सके। टिल देन, बाय बाय। आई होप आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।